वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर यूपी SSC पीटी के लिए लगातार रिवीजन सीरीज चल रही है और कल आपका एग्जाम है 15 और 16 अक्टूबर को, तो मात्र एक दिन बचा हुआ है और लास्ट समय रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज देखेंगे रिवीजन के इसी क्रम में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है एग्जाम में और पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर विशेष तौर पर देखा जाना चाहिए। तो आज ये कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हिंद महासागर और जो प्रशांत महासागर है तो इसको मिलाकर बना है एक हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF पहल। और पूछा गया है प्रश्न कि इस पहल में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इस पहल में पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सिंगापुर है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया, जापान भी है, न्यूजीलैंड, फिलीपींस भी है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और कोरिया भी है। पाकिस्तान लेकिन इस पहल में शामिल नहीं है। इसमें अमेरिका है और इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ही की थी और अमेरिका के साथ इसमें 12 देश और शामिल हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अच्छा, ये जो सारे देश है ये 12 और 13 देश हो जाएंगे। ये सब मिलकर पूरे विश्व की GDP का 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी देश की, पूरे विश्व की GDP माने तो उसमें से 40% GDP इन्हीं देशों की है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके आगे अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में टॉम ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और यह किस भाषा से अनुवादित उपन्यास है। सही उत्तर हो जाएगा हिंदी का अनुवादित उपन्यास है। टॉम ऑफ मतलब ये जो वास्तविक उपन्यास है वो हिंदी का है और जिसकी लेखिका गीतांजलि हैं, टॉम ऑफ सैंड, और इसको बुकर पुरस्कार मिला है और ये जीतने वाली भारतीय भाषा का पहला अनुवादित उपन्यास है। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। पुस्तक डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुवादित की गई है अंग्रेजी में। तो ये पुरस्कार किसको मिला है? डेजी रॉकवेल की पुस्तक को मिला है। नाम क्या है? टॉम ऑफ सैंड है और अनुवादित किससे हुई है? हिंदी से हुई है। तो यहाँ तक देखा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए करीम चक्रवात का नाम किस देश ने रखा। करीम चक्रवात ये नाम सेशल्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अपने हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइलों को जोड़ा है। पाइथन 5 जो मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है? तो ये जो मिसाइल है ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर वाली है। ये पाइथन 5 मिसाइलों के बारे में जाना। इसके बाद अगला प्रश्न है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आया है 2021 का और इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है। इसमें भारत की जो रैंक है 49th है, 49वें स्थान पर भारत आया है। CGGI चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स से भी याद रख सकते हैं। भारत 104 देशों में 49वें 49th नंबर की रैंक पर आया है। फिनलैंड को CGGI इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान मिला है और वेनेजुला अंतिम स्थान पर आया है, मतलब 104 नंबर पर आया। अब ये रैंक कौन कौन सी है देख लीजिए। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर, नीदरलैंड और फिर डेनमार्क। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं इसमें। और इंडिया की कितनी है? इंडिया की याद रखना है 49th रैंक है। अब ये जो सूचकांक है, सुशासन सूचकांक चैंडलर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। मुख्यालय इसका सिंगापुर में ही है और ये सूचकांक 7 स्तंभों के आधार पर तैयार किया जाता है। अब इसमें क्या क्या देखा जाता है? देखा जाता है नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत संसाधन, मजबूत कानून, नीतियां, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की वृद्धि, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करना। ये सारी चीजें इसमें आंकी जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक किरण बेदी ने लिखी है। किरण बेदी जो कि अभी हाल ही में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी हैं और IPS सेवानिवृत्त अधिकारी भी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये परम अनंत हो जाएगा। परम अनंत भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की क्षमता 838 टेराफ्लॉप्स है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT गांधीनगर में इसको कमीशन भी किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में पाई गई सेला मकाक किसकी नई प्रजाति है और ये बंदर की एक प्रजाति हो जाएगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रजाति पाई गई है। नाम सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है। सेला दर्रा की ऊंचाई समुद्र तल से 13,700 फीट है। सेला मकाक आनुवांशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदरों की मकाक प्रजाति का करीबी बताया गया है, इसलिए दोनों को सम्मिलित करके इसका नाम रख दिया सेला मकाक। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। 23 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2022 के लिए इसकी थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इस वर्ष की थीम हो जाएगी। इस दिन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी और उसी की याद में हर वर्ष 23 मार्च को ये दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
जो विश्व मौसम संगठन है, मुख्यालय इसका जिनेवा में है और इसके अंतर्गत 191 सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर खोला गया है? यह दिल्ली में खोला गया है। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी भी है, यहाँ पर इसको खोला गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला भू वैज्ञानिक उद्यान कहाँ पर बनेगा? सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश में पहला भू वैज्ञानिक उद्यान और इको पार्क जो कि कचरा से बनना है, ई कचरा वाला इको पार्क कहाँ पर? दिल्ली में। इसका सही उत्तर होगा जबलपुर में। और ये भारत का पहला भू वैज्ञानिक जियोलॉजिकल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के लम्हेटा में बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इस पार्क के लिए मंजूरी मिली है। 5 एकड़ जमीन में बनेगा, 35 करोड़ की लागत से बनेगा। 1928 में विलियम हेनरी एलिमेन ने इस क्षेत्र से डायनासोर के जीवाश्म की खोज की थी और यूनेस्को द्वारा लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत कहाँ पर है? और सही उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू में है। पल्ली गांव, सांभा जिला, जम्मू भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन भी यहाँ पर किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? और ये घोषणा की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्ट स्टील स्लैग औद्योगिक कचरा से सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है सूरत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत इसने ये काम किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और हजीरा में आर्सेरल मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा एक संयुक्त उद्यम ये परियोजना है। स्लैग पिघली हुई फ्लक्स सामग्री के लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक स्टील की भट्टी में फर्नेस में दहन होने से अशुद्धता के रूप में उत्पन्न होता है और उसी से इस सड़क का निर्माण किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को कहां पर आयोजित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका में। ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था और बिम्स्टेक कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। बिम्स्टेक के अंतर्गत भारत आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल। इसमें पाकिस्तान नहीं है, ये याद रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच जलमार्ग क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? और इसका आयोजन असम राज्य में किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतीय अंतर्देश जलमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त तौर पर किया गया। भागीदारी इसमें कौन कौन रहे? फिक्की और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव असम के डिब्रूगढ़ में हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने 20 मई 2022 को किस राज्य में नेचुफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में इसका कार्य पूरा किया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहां पर आयोजित किया गया? तो क्वाड का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? जापान में हुआ। बिम्स्टेक कहां पर हुआ? श्रीलंका में हुआ। तो इन चीज़ों को याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 83 है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और पिछले साल अगर देखें तो 19 नंबर पर था, 90वां स्थान भारत को इसमें मिला था। इस बार 83वां मिला है, 83। ये सूचकांक में जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहे हैं और वर्ष 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष आंकड़ों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। 199 देशों के पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया। यही ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इस मंत्रालय का जो नाम है वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, महुआ के नाम से जिसको जानते हैं, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन वाला जो मंत्रालय है। और अगला जो ऑप्शन है ये सही है। इस वर्ष की थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है और सर्वेक्षण 3R रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज के सिद्धांत पर प्राथमिकता देता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण है, ये भी सही है। बाकी सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दिया भी गया है कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। 2016 से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसको शॉर्ट में महुआ के नाम से भी जानते हैं। 2016 से ये प्रारंभ हुआ था और इस वर्ष जो 2023 वाला हुआ है, छठा संस्करण इसका रहेगा। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग करेगा? IIT मद्रास सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में किया गया है और ये भारत की पहली है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया है? संप्रीति जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के साथ होता है। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने किसानों के लिए किसान नामक से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर हो जाएगा, IIT रुड़की ने ये लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध लिवेंडर से है। लिवेंडर एक प्रकार का फूल होता है और ये जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में मिलता है। यहाँ पर ही बैगनी क्रांति शुरू की गई थी, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से CSIR IIM के अरोमा मिशन के तहत लिवेंडर की खेती को बढ़ावा देकर बैगनी क्रांति की योजना बनाई गई है। डोडा और रियासी जिलों की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। बैगनी क्रांति अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में पहली बार किसानों को मुफ्त में लिवेंडर के पौधे दिए गए थे। जिम्मेदार निकाय भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रारंभ किया है। अच्छा, ये जो है, याद रखना है, एक फूल है लिवेंडर का और बहुत सुंदर सा ये फूल होता है, प्यारी सी इससे फ्रेग्रेंस आती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निसार मिशन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन निम्न में से आ सकते हैं? निसार का पूर्ण रूप नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार सैटेलाइट है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निसार मिशन को वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल सही है, 2023 में ही लॉन्च करेंगे। निसार उपग्रह में इसरो द्वारा अब तक लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना लगाया जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें इसरो का नहीं, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना लगेगा। और अगला ऑप्शन, यह सैटेलाइट टेनिस कोर्ट के आधे आकार के किसी भी क्षेत्र में ग्रह की सतह से 4 इंच ऊंचाई तक किसी भी गतिविधि का पता लगाने में सक्षम होगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है, ये इसरो का नहीं, नासा का जो है लॉन्च किया गया सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना इसमें लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ज्यादा शोर वाले शहरों में 5 भारतीय शहर शामिल हैं, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? आसनसोल है इसमें, जयपुर है, मुरादाबाद है, लेकिन लखनऊ इसमें शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है, यूनेप एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 है, शीर्षक इसका है नॉइज, प्लेस एंड मिसमैचेस। ढाका दुनिया के सबसे ज़्यादा शोर वाले शहरों में है, जिसके बाद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद इसमें तीसरे स्थान पर आता है। इरविड जॉर्डन सबसे शांत शहर है और इसके बाद लियों फ्रांस और मैड्रिड स्पेन का स्थान आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने संबंधी सरकार के फैसले की घोषणा की है। 4 साहिबजादों में से इसमें कौन शामिल नहीं है? तो एक तरीके से यहाँ पर 2 प्रश्न आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर को हर वर्ष अब वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब इसमें पूछा है कि 4 जो साहिबजादे हैं इसमें कौन शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा रंजीत सिंह इसमें शामिल नहीं है। साहिबजादा जुझार सिंह हैं, जोरावर सिंह है और फतेह सिंह है। ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की बात हो रही है, तो इनके पुत्रों के बारे में बताया गया है। इनके 4 बेटे कौन कौन से थे? साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये 4 बेटे थे और 4 बेटों को खालसा पंथ की दीक्षा भी दी गई थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा होगी और जकार्ता से राजधानी परिवर्तन के कारणों में क्या गलत है? ऑप्शन ए दिया गया है, जकार्ता पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है, वित्तीय असमानता, या फिर जकार्ता में बढ़ती जनसंख्या। अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन है, जकार्ता की जलमग्न होने की संभावना बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि इस संदर्भ में यदि कुछ नहीं किया गया तो शहर के कई हिस्से 2023 तक जलमग्न हो जाएंगे। सही उत्तर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि इसके राजधानी परिवर्तन के जो कारण है उनमें है जकार्ता के राजधानी परिवर्तन के कारण है, जकार्ता पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा है, वित्तीय असमानता, जकार्ता की बढ़ती जनसंख्या और शहर के कई हिस्से वर्ष 2050 तक जलमग्न होंगे, 2030 तक नहीं। जकार्ता कई नदियों से घिरा हुआ है जिसमें बार बार बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो ये कारण है जिसके कारण यहाँ की जो राजधानी उसको परिवर्तित किया जाना है और पहले जकार्ता राजधानी थी इंडोनेशिया की, अब नुसंतारा हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में आया? तो ये प्रश्न देख चुके हैं, कर्नाटक में आया। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है, उड़ीसा राज्य के द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है।
राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा पूर्व टीकाकरण कवरेज में राष्ट्रीय स्तर सूची में सबसे ऊपर आया है। 90.5% यहाँ पर कवरेज किया गया है पूर्ण टीकाकरण में। पूर्ण टीकाकरण में शामिल 12 बीमारियां कौन कौन सी हैं? तपेदिक, पोलियो, डिप्थीरिया, पीलिया, टिटनेस, काली खांसी, दिमागी बुखार, HIV, खसरा, निमोनिया, दस्त, रुबेला, जापानी बुखार और अन्य। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक स्वास्थ्य सेवा पहल है और इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो ये टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, और इस वर्ष ये जो इस इंद्रधनुष की जो पहल है इसमें पहला स्थान उड़ीसा ने प्राप्त किया है। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कुछ करंट अफेयर देखे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।